गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती का कौसानी की यात्रा पर लिखा गया उनका यात्रा वर्णन ठेले पर हिमालय का वाचन कर रहे हैं। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिले लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ़ को डांटे, उतर आओ ऊंचे शिखरों पर, बंदरों की तरह क्यों चढ़ी बैठी हूँ। ओ नए कवियों, ठेले पर लदो और पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली हुई बर्फ़ को धुंध के हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे, नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत जो थोड़े से हों तो शायद अच्छे भी लगे, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। फिर मझकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम 2 थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी और उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथ पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है, उन्हीं ने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था। और ख़ुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं थी। उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफुर हो जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जौला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। ये पतला दुबला मुझे जैसा सींकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपयों से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने,
चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए हैं। कोसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था, कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था, स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही हैं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आती गई त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर बढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाता है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ़ का तो कहीं नामो निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अनखाते हुए बस से उतरा था कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह तो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर से उधर आकर आपस में उलझ जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर जूते उतारकर पाँव पहुँचकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ से हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका। न सफ़ेद है, न रुपला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं? हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी कत्यूर घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया कि खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में न जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और
और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था, इतने अधीर थे, कोसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सैन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे पर बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया।